not that serious. ठीक है, मैं आपके पास आता हूँ। मेरे साथ मिथिलेश नौटियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में हैं और जो साइंस बेस्ड जो रिसर्चेज हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनको वो करते हैं मिथिलेश। इससे पहले भी मिथिलेश जो स्टडी सामने आई थी, आपने उसको देखा था, आपने उसको तैयार भी किया था जब पृथ्वी के लिए खतरा बताया गया था। और डर इस बात को लेकर था कि कोई खतरा ज़्यादातर स्टडीज़ में, रिसर्चेज में होता है कि 1000 साल बाद, 2000 साल बाद, 5000 साल बाद ऐसा होगा। ऐसा कुछ नहीं था उस स्टडी में, 7 साल आगे की बात थी। लेकिन अब कुछ राहत इसमें है क्योंकि अब जो अपना रूट है इस एस्टेरॉयड ने, जिसको लेकर सब लोग चिंतित थे, वो रूट इसने कम से कम चेंज कर लिया और पृथ्वी की तरफ से मुड़ गया है। हाँ रोहित, अभी तक हम लगातार जिस तरह से स्टडी कर रहे थे, जिस तरह से लगातार प्रोग्राम बना रहे थे, और अभी जो सबसे पहला खतरा था वो ये था कि ये एस्टेरॉइड जो YR4 नाम दिया गया है इसे, ये धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसका टारगेट धरती की तरफ, और यहाँ तक भी कहा गया था कि इस एस्टेरॉइड की वजह से, एस्टेरॉइड के आने की वजह से भारत, पाकिस्तान और खास तौर पर भारत का जो मुंबई शहर है, जो मुंबई महानगर है, उसके लिए बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन अब नासा का कहना है कि फिलहाल पृथ्वी के लिए ये खतरा टल गया है। नासा ने अपने सबसे शक्तिशाली जो टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप उसका नाम है, उसे देखकर इस एस्टेरॉइड की ताकत का अंदाजा लगाया है। ये एस्टेरॉइड कितना विशाल है इसका पता लगाया है। और साथ ही साथ नासा को अभी स्टडी में ये बात सामने आई है कि भाई ये एस्टेरॉइड जो है ये अब धरती की तरफ ना आके ये चांद की तरफ जा रहा है। और मुझसे ज्यादा तो जो हमारे साथ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं वो ज्यादा अच्छा बता सकते हैं इस एस्टेरॉइड की ताकत के बारे में। लेकिन जो नासा ने कोट किया है वो ये बात है कि ये जो चांद की तरफ जा रहा है, ये एस्टेरॉइड जो चांद से टकराने की संभावना है ये है 1.7%। इससे पहले जो इस एस्टेरॉइड के धरती से जो टकराने की संभावना थी वो थी 1.3%। यानी यहाँ पे संभावना चांद से टकराने की बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि नासा का ये भी कहना है कि वो अपने टेलीस्कोप से ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना ताकतवर एस्टेरॉइड है। और फिलहाल जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो ये कहा जा रहा है कि जब हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट हुआ था, उस परमाणु विस्फोट से 500 गुना ज्यादा ताकत का ये शक्तिशाली एस्टेरॉइड है। तो ये अगर कहीं भी गिरता है, मैं ये कहता हूं कि चलिए अगर ये पृथ्वी पर नहीं गिरता है, ये चांद पर नहीं गिरता है, लेकिन अगर ये कहीं भी टकराता है इस धरती में, इस ब्रह्मांड में, तो वो बहुत शक्तिशाली विस्फोट होगा, जिसे महाविस्फोट कह सकते हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 500 गुना परमाणु बम जितनी ताकत हो जिस एस्टेरॉइड में, वो अगर कहीं भी टूटेगा, कहीं भी गिरेगा, तो वो विस्फोट कितना शक्तिशाली होगा। तो हमें इस वक्त इस एस्टेरॉइड की ताकत पे बात करनी चाहिए और ये अंदाजा लगाना चाहिए, साथ ही ये रिसर्च अब आगे बढ़ानी चाहिए कि ये एस्टेरॉइड वास्तव में चांद से टकरा सकता है या नहीं, या फिर ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं वो क्या उन ग्रहों से टकराने की संभावना है, और अगर ये कहीं टकराता है तो कितना शक्तिशाली विस्फोट होगा। रोहित, ये ज्यादा पॉइंट वाली बात है रोहित। हाँ ठीक है, मैं इस चीज़ को सूर्य प्रकाश जी से इसको और बातचीत इस पर करता हूँ, थोड़ी और इस पर क्लैरिटी लेता हूँ। सूर्य प्रकाश जी देखिए, हर एस्टेरॉइड जो है सबकी अपनी अलग अलग ताकत होती है, अपनी अलग अलग क्षमताएं होती हैं। ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि फला एस्टेरॉइड इतना नुकसान पहुंचा सकता है या फला जो एस्टेरॉइड है वो कम नुकसान पहुंचा सकता है? पहुंचा देखिए, अब धरती से ये चांद की तरफ हम डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। अब जब हम देखते हैं कि सीक्वेंस के हिसाब से सबसे सूरज से सबसे नजदीक जो है प्लैनेट मरकरी है, फिर वीनस है, फिर अर्थ है, फिर इसके बाद ये मार्स की तरफ जाते हैं। जो डिस्टेंस है एक प्लैनेट का धरती से दूसरे प्लैनेट का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने का मतलब ये है कि बीच में गैप बहुत है। तो गैप होने का मतलब ये है कि अगर ये धरती से भी हट गया और चांद से भी हट गया तो नेक्स्ट प्लैनेट जो है उस तक जाने के लिए इसके पास मार्जिन जो है, गैप बहुत ज्यादा होगा, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट 0 हो जाएगी। अच्छा, तो इसलिए जी जितना ज्यादा जैसे धरती से हट गया, अगर जैसे चांद से हट गया, तो उसके बाद से हमारी टेंशन जो है और ज्यादा रिड्यूस हो जाती। ठीक। अच्छा, जब ये पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा था तब कुछ साइंटिस्ट से मैंने बात की थी, उनका कहना था कि
जो एटमॉस्फेयर है हमारा वो इसकी क्षमता को कम कर देता है। उस एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो है ये टूट जाता है, बिखर जाता है। अब ये चांद की तरफ जाएगा तो क्या वहां भी ऐसे ही टूट जाएगा, बिखर जाएगा, इस बात की संभावना होगी? नहीं, धरती पे जो एटमॉस्फेयर है वो हमारी एक प्रोटेक्शन है, क्योंकि हवा के साथ जब एस्टेरॉयड का फ्रिक्शन होता है तो बहुत हाई टेम्परेचर पैदा होता है। उस टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर की वजह से एस्टेरॉयड के अंदर जो थोड़े टेम्परेचर पे एवेपोरेट करने वाले मटेरियल होते हैं, 80% 70% हिस्सा जो है उसका एवेपोरेट ही कर जाता है। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है धरती को, एटमॉस्फेयर को, वायु को। चांद के ऊपर वो एटमॉस्फेयर, वो वायु, वो फ्रिक्शन का फैसिलिटी नहीं है, इसलिए चांद के ऊपर वो सीधे का सीधा 100% पूरी की पूरी एस्टेरॉयड की बॉडी जो है वो आके टकराती है। जबकि धरती तक आते आते तो बहुत सारे एस्टेरॉयड तो 100% ही इवेपोरेट कर जाते हैं और उनका बहुत छोटा सा फ्रैक्शन ही धरती को आके स्ट्राइक करता है। तो ये फैसिलिटी चांद पे नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ जैसा कि आपने बताया मेरे को, और मैंने पहले भी इस चीज को सुना था कि धरती पर एटमॉस्फेयर की वजह से इसका प्रभाव कम होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन चांद की तरफ अगर जाएगा तो इसका वो प्रभाव कम होने के चांसेस नहीं रहेंगे। इसकी स्पीड, इसकी ताकत, इसका जो डायमीटर है वो सब वही रहेगा, यानी कि ये ज्यादा ताकत से चांद से टकराएगा। ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे रोकने वाली कोई चीज नहीं है। इसको इवेपोरेट करने के लिए जो फ्रिक्शन है हवा का वो नहीं है, तो इसका पूरा 100% बॉडी जो है वो जाके चांद से टकराएगी। जबकि धरती तक पहुंचते पहुंचते वो मेजर पार्ट जो है इवेपोरेट हो जाता है। उसके सिर्फ रेजिड्यू, सिर्फ उसके टोकन मटेरियल जो नहीं इवेपोरेट हो पाते वही धरती से टकराया करते हैं। तो वहां पे वो शील्ड नहीं है, हवा का वो फ्रिक्शन की फैसिलिटी नहीं है चांद पे। तो ये अगर कोलिजन होगा तो इसका इम्पैक्ट कहां तक पड़ता है, कैसे होता है? क्या उससे किसी तरह का कोई खतरा? नहीं, धरती का और चांद का अपना डिस्टेंस भी तो बहुत है। मैं ऊपर अंतरिक्ष की बात कर रहा हूं, वहां पर किसी तरह का कुछ खतरा, कुछ इस कोलिजन को लेकर? क्योंकि इस कोलिजन में जैसा कि इसमें लिखा है, देखिए आप मुझे साइंटिफिक चीजें बता रहे हैं, लेकिन मैं ये शो इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने इस रिसर्च को पढ़ा और इस रिसर्च में इस तरह की बातें लिखी हुई थी कि 500 न्यूक्लियर विस्फोट जैसा इसका धमाका होगा, ये सारी चीजें। तो मुझे लगा कि किसी एक्सपर्ट से इसको क्लियर करना चाहिए, इसीलिए मैं छोटे छोटे टुकड़ों में आपसे सारी बातें पूछ रहा हूँ। नहीं, इसमें आपको पता, आपने कभी क्रिकेटर को खेलते देखा होगा, कितनी तेज बॉल आता है, वो बैट को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, स्निक निकल जाती है। इसलिए थोड़ा सा भी एंगल चेंज हो गया ना इसका, तो वो जो कोलिजन है वो इलास्टिक और इनइलास्टिक दो तरह के कोलिजन होते हैं। अगर उसका थोड़ा सा भी तिरछापन आ गया कोलिजन में तो ये फिसल के हो सकता है स्पेस में वापस चल जाए दूसरे एंगल पे, दूसरी जगह। ये जरूरी नहीं कि हेड ऑन कोलिजन ही होता है, थोड़ी सी स्निक निकल जाए, थोड़ा सा एंगल से तिरछे से टकराए तो उसका डिवास्टेटिंग इफेक्ट, कोई डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट नहीं रहता। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हेड ऑन कोलिजन ही हो, थोड़ा सा तिरछा कोलिजन हो गया तो वैसे जैसे क्रिकेट का जो क्रिकेटर होता है अपने बैट को थोड़ा सा टेढ़ा कर देता है, कितनी तेज बॉल आ रही है, वो चौका लग के स्निक निकल जाती है, तो ऐसे वो स्निक निकल जाती है। कोई जरूरी नहीं कि हेड ऑन कोलिजन ही हो। चांद के साथ भी हेड ऑन कोलिजन के 100% चांसेस नहीं है। ठीक है। अच्छा सर, मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं कि ये जो डायरेक्शन चेंज हुआ है, पृथ्वी की तरफ आता आता है चांद की तरफ मुड़ गया, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है कि जो एस्टेरॉयड है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेगा? ये डायरेक्शन चेंजेस कैसे होते हैं? ये जो ग्रेविटेशनल होती है ना पुल, आपको पता है अब नासा के पास भी एक प्रोग्राम है। क्या प्रोग्राम है कि मान लो कोई एस्टेरॉयड आ रहा है, अब आपको पता है ग्रेविटेशनल पुल जो है किसी भी दो बॉडीज के अंदर, जैसे चांद और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल पुल है, चांद और सूरज की ग्रेविटेशनल पुल है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो ये कहता है कि कोई भी बॉडी जो होती है उसका दूसरी बॉडी के ऊपर गुरुत्वाकर्षण होता है। तो नासा के पास भी जैसे एक प्रोग्राम है कि हम एक स्पेस क्राफ्ट भेजेंगे, वो स्पेस क्राफ्ट का जो अपना वजन है वो उस एस्टेरॉयड के वजन के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का ग्रेविटेशनल इफेक्ट डालेगा, उससे उसका ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाता है। तो ये जो मतलब कि ग्रेविटेशनल पुल है डिफरेंट
हेवनली बॉडीज की, उनसे भी, इसको ग्रेविटेशनल लेंसिंग भी कहते हैं, तो उससे गुरुत्वाकर्षण की फोर्स से बिना उसको टच किए डिस्टेंस से ही उसका ट्रेजेक्टरी जो है गुरुत्वाकर्षण से चेंज हो जाता है। तो जो पहले हमारा परसेप्शन होता है उसमें ड्रास्टिक चेंजेस आ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। अब एक सवाल यहीं से एक और मेरे मन में आया है कि जब इसने पृथ्वी की तरफ आते हुए चांद की तरफ टर्न ले लिया, तो क्या ये भविष्य में फिर चेंज हो सकता है, फिर अपना रूट बदल सकता है? नहीं 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 नहीं, ऐसे मेरे नहीं, कहने का ऐसे मतलब ये नहीं है कि वापस पृथ्वी की तरफ आएगा। मेरे कहने का मतलब है कि नहीं। क्या फिर डायरेक्शन चेंज होता है, या ऐसा एक ही बार होता है, या कुछ और फैक्टर्स के डिपेंड करता है? नहीं, बार बार ये रेपिटेशन नहीं हो सकता। वो जो हाँ। आपकी एप्रीहेंशन की वापस आ जाए, उसके चांसेस ऑलमोस्ट नहीं। नहीं, तो वही मैं जानना चाह रहा हूं कि मतलब अगर इसने एक बार डायरेक्शन चेंज किया तो वो सेकंड टाइम नहीं करेगा, इस बात की क्या गारंटी? ऐसा मतलब क्या होता है? क्योंकि जो इनका जो अपनी स्पीड होती है और अपना इनका जो ऑर्बिट होता है, वो इतना वास्ट होता है, आपको पता ना। अब वो प्रिडिक्ट करते हैं 6 साल बाद, 8 साल बाद। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बहुत है। तो डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इतना चांद और धरती का जो डिस्टेंस है वो उसके मुकाबले में बहुत कम है, इसलिए उसमें उतनी फ्लक्चुएशंस टाइम एंड अगेन नहीं हो सकती। ठीक है, यानी कि अब इसके धरती की तरफ आने की कोई भी संभावना नहीं है। जो एक खतरा पुरानी स्टडीज में बताया गया था, भले ही वो 1 पॉइंट समथिंग था, 1.3% था, अब वो खतरा टल गया है। धरती पर स्टेरॉइड से टकराने का इस वाले खतरा टल गया। ऑलमोस्ट श्योर। अच्छा, एक एस्टेरॉइड का टल गया, मतलब ऐसा कुछ होता है कि जो स्टेरॉइड्स हैं उनका आना जारी ही रहता है, और ये किस वजह से स्टेरॉइड्स बनते हैं? हाँ, देखिए ध्यान से सुनिए। आपको पता है, एक एस्टेरॉइड नहीं होता। इनकी जो लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर कम से कम 1500 एस्टेरॉइड्स हैं। मगर वो सारे एस्टेरॉइड्स जो हैं वो धरती के रेंज में नहीं आते। ये एस्टेरॉइड, आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। हाँ, आप देखिए, एक साइंटिस्ट हुआ है ऊर्ट, OORT, उसके नाम पे स्पेस के अंदर हमारे सोलर सिस्टम से बहुत दूर एक जगह है, यहां से दुनिया के सारे कॉमेट्स आते हैं, धूमकेतु। ऊर्ट क्लाउड जो है, वो सारे कॉमेट्स जितने भी धूमकेतु हैं वो ऊर्ट क्लाउड से चलते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि ऊर्ट क्लाउड के अंदर जो कॉमेट्स की संख्या है वो हजारों में नहीं है, वो लाखों में नहीं है, वो बिलियंस में है, बिलियंस में। अब आप पूछेंगे कि भगवान ने ये इतने ऊर्ट क्लाउड, ये मीटियोराइट्स, ये एस्टेरॉइड्स, ये कॉमेट्स ये क्यों बना दिए? इन सब का हमें, जैसे हमें लगता है ना खतरा है, हमें नुकसान है, रिस्क है, मगर इनका बहुत बड़ा फायदा है। क्या है? अगर आप गूगल के ऊपर लिखेंगे ना ऊर्ट क्लाउड, तो ऊर्ट क्लाउड का जो साइज देखेंगे वो हमारे सारे सोलर सिस्टम के साइज से लाखों किलोमीटर दूर का एक बहुत बड़ा एक सफियर, एक शेल है। वो अब पूरे यूनिवर्स के अंदर से कितनी बॉडीज आती हैं, कितनी डेंजरस गैमा रेज, कॉस्मिक रेज, कितना कुछ आता है। ये जो हेवनली बॉडीज हैं, ये उन सबको एब्जॉर्ब भी करती हैं, ये हमारे लिए एक छतरी का काम करती हैं। अगर ये एस्टेरॉइड, ये मीटियोराइट्स, ये कॉमेट्स ना होते तो सोलर सिस्टम की क्या दशा होती कि हमें शायद हर रोज 50-50 दूसरी बॉडीज आके स्ट्राइक कर जाती। तो हर चीज क्या है, कुछ मेरिट्स हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं। हमारे यहाँ कहा गया ना, भू भुवः स्वः मह। वो जो मह लोग है वो ऊर्ट क्लाउड है, That is the abode of comets, वो धूमकेतुओं का घर है। वहां से धूमकेतु आता है, लाखों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके, करोड़ों किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करके सन को क्रॉस करता हुआ सन को चक्कर लगा के वापस निकल जाता है। ठीक तो है, ये बहुत ही डिबेटेबल इशू है कि इसके फायदे ज्यादा है कि नुकसान ज्यादा।